नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तपस्वी आईएएस एकेडमी के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स के वीडियो लेक्चर कोर्स के अंदर। मैं हूं आपका सर करदम रावल। ये है मेरा छोटा सा डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज इस 11th लेक्चर में अंदर। तो ये 11th लेक्चर आपकी ओर प्रस्तुत किया जा रहा है इन एसोसिएशन विथ यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स। तो आज हम बात करने वाले हैं टैक्स एक्सपेंडिचर और बजटरी पॉलिसी के बारे में। तो जो टैक्स एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, टैक्स एग्जम्पशन क्या होता है, तो इनके बीच में जो भी डिफरेंसेस है उस डिफरेंसेस के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो उस डिफरेंसेस से हमें पता चलेगा, क्योंकि जो पिछला हमने जो लेक्चर देखा 10th लेक्चर, उसके अंदर हमने नोट आउट किया कि बजट क्या है, इंटरिम बजट क्या है, वॉट ऑन अकाउंट क्या है, फुल बजट क्या है। तो इसी तरह से आज हम बजट से जो इनकम जनरेट होती है तो कैसे होती है, टैक्सेस के माध्यम से। तो टैक्सेस के अंदर भी यहाँ पे दो तरह की चीजें देखने को मिलती है, टैक्स एग्जम्पशन और दूसरी है टैक्स एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट पहले तो टैक्स एक्सपेंडिचर क्यों करती है, एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चे करना, टैक्सेस जो कलेक्ट किए हैं उनसे खर्चे करना। तो खर्चे गवर्नमेंट क्यों करती है, सरकार है वो क्यों करती है, क्योंकि सरकार का मकसद है, सरकार का काम है लोगों की सेवा करना, यानी कि लोगों के लिए जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जानी चाहिए उनके जीवन निर्वाह करने के लिए वो सुख सुविधाएं उनको प्राप्त कराने में सफलतापूर्वक कुछ प्रवृत्तियां करना, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, रोड, रास्ते, नदी के ऊपर अगर ट्रैवल करना है तो वहाँ पे अच्छी नदियाँ, पीने का पानी, ट्रांसपोर्टेशन के सारे मार्ग जो है, परिवहन संसाधन है, फिर कम्युनिकेशन जिससे कि लोगों के साथ परिचित रहा जा सके और उनको हर तरह की छोटी बड़ी जानकारियाँ उनको दी जा सके। तो ऐसे कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी होते हैं गवर्नमेंट को पब्लिक को सर्व करने के लिए। तो पब्लिक को सर्व अगर करना है तो उसके लिए पैसे लगेंगे, जो पैसे मिलेंगे टैक्सेस के माध्यम से। दूसरा है कि टैक्स में एग्जम्पशन दे देना, यानी कि जो टैक्स रियलिटी के अंदर किसी इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ पीपल को या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर को भरना है लेकिन वो नहीं भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनको गवर्नमेंट एग्जम्पशंस देगी। गवर्नमेंट एग्जम्पशंस क्यों देगी, क्योंकि गवर्नमेंट इस तरह के से सोचेगी कि अगर उनके लिहाज से हमें एक्सपेंडिचर करने ही है तो एक काम करते हैं, रिवर्स ट्रांजैक्शन कर देते हैं, हम उनसे पैसे लेते ही नहीं है और उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि आप अपने हिसाब से इन पैसे जो आपको टैक्स में भरने हैं, वो जो आपके बचे हैं उसको आप यहाँ पे यूटिलाइज कर ले और इसी पैसे से आप अपनी नीड को सेटिस्फाई करें। जैसे कि आप समझ लीजिए कि अगर आपने घर के लिए लोन लिया है, तो ये पॉइंट आगे आने वाला है, घर के लिए लोन लिया और ये आपका खुद का पहला घर है, तो इसके अंदर जो एक होता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, दूसरा होता है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, उस लोन के लिए या फिर आपको सपोर्ट करेगी, कुछ पैसे देगी, या फिर उस लोन के इंटरेस्ट के लिए आपको सपोर्ट करेगी और बोलेगी कि इतने तक का आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना है, उसकी आपको जैसे कैशबैक मिलता है उसी तरह से आपको ग्रांट मिल जाएगी। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट हमें क्वेश्चन पूछेगी। तो यहाँ पे जो मेन गोल होता है गवर्नमेंट का वो होता है सोशल गोल, यहाँ पे प्रमोट द सोशल गोल। इसीलिए गवर्नमेंट अपने टैक्स सिस्टम के अंदर कोई ना कोई चेंजेस जरूर से करता है। तो इस पॉइंट को हम इतना डिटेल से क्यों डिस्कस कर रहे हैं, पहले तो ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूपीएससी ने इसके रिगार्डिंग 2013 की, यानी कि आज से 5 साल पहले 2013 में मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स एक्सपेंडिचर, टेकिंग हाउस सेक्टर एज एन एग्जांपल, डिस्कस हाउ इट इन्फ्लुएंस बजटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट मसला है। इस जो हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर, उसके पीछे फिर से क्वेश्चन पूछा है जो डिटेल से हमने डिस्कस किया, और किस तरह से यूपीएससी के रिलेटेड आंसर लिखने हैं वो भी मैंने यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। टैक्स एक्सपेंडिचर एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पे टैक्स एक्सपेंडिचर जो एसोसिएट होता है बजट के साथ में, और ये एक बहुत ही फैमिलियर कॉन्सेप्ट है, इवन सब्सिडीज भी इसके साथ कनेक्ट होती है और इसकी पूरी की पूरी इम्पैक्ट जो होती है वो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर होती है। तो यहाँ पे जो टैक्स एक्सपेंडिचर है वो सबको शायद पता हो या ना हो, लेकिन टैक्स एक्सपेंडिचर है वो मोर और लेस सेम इम्पैक्ट रखता है जैसे कि सब्सिडी के ऊपर।
और सब्सिडी जिस तरह से एक तरह से गवर्नमेंट के लिए अवेल होती है, जैसे कि आप सबको पता होगा कि गैस सिलेंडर्स जो है उसके ऊपर सब्सिडीज मिलती हैं। तो गवर्नमेंट को जो सब्सिडी प्रोवाइड करती है उस सब्सिडी से क्या होता है कि उनको उतने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो सरकार के पास जो पैसे आने वाले थे या आए हैं उनमें से उन पैसों को यहाँ पे लोगों के बीच में बांट देना पड़ता है। तो यहाँ पे रियलिटी के अंदर क्या चीज होती है, रिड्यूस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल इनकम। मेन चीज ये है, सब्सिडी हो या फिर टैक्स एक्सपेंडिचर हो, क्योंकि टैक्स एक्सपेंडिचर एंड इट्स इंपोर्टेंस इन इंडियन इकोनॉमी यही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरी एक चीज ये है कि यहाँ पे अगर डिफरल अलाउंस और स्पेशल एक्सक्लूजन, एग्जम्पशन, डिडक्शन या फिर ग्रॉस इनकम हो, उनमें से इन सारी चीजों के यानी या चार चीजें, डिफरल अलाउंस, स्पेशल एक्सक्लूजन, एग्जम्पशंस और डिडक्शन, तो ये चार चीजें अगर ग्रोस इनकम से कम होती है तो गवर्नमेंट की जो प्रेजेंट वैल्यू टैक्सेबल इनकम की होगी वो कम होगी। इवन आफ्टर टैक्स इनकम जो जनरेट होती है या फिर टैक्स क्रेडिट जो होती है या फिर प्रेफरेंशियल रेट्स जो होते हैं जिससे कि गवर्नमेंट टैक्सेस के अंदर मदद देती है, तो इन तरह की स्पेशल एक्टिविटीज से भी गवर्नमेंट की जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम है वो कम होती है। और गवर्नमेंट की इनकम अगर कम होती है तो होता क्या है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो अगर जिस तेजी से बढ़नी चाहिए उस तेजी से बढ़ेगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं आएंगे तो गवर्नमेंट खुद एक्सपेंडिचर कैसे और कहां से करेगा। गवर्नमेंट 100% इसकी पॉपुलेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है और उन पॉपुलेशन में स्पेशली उन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है जो टैक्सेस वगैरह पेश करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट फॉर्म में हो या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म में हो। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाई टैक्स एग्जम्पशंस गिवन आर कॉल्ड टैक्स एक्सपेंडिचर। याद रखिए दोस्तों, दोनों चीजें है अलग अलग। टैक्स एग्जम्पशन अलग चीज है। समझ लीजिए कि आप एक प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है 100 रुपए, तो वो गवर्नमेंट का जो टैक्स लगा वो 100 रुपए टैक्स था। फिर समझ लीजिए गवर्नमेंट ने बोला कि अब जो आप 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए टैक्स भर रहे थे वो आपको अभी 5 रुपए की छूट मिलेगी, यानी कि वो हो गया टैक्स एग्जम्पशन। फिर एक्सपेंडिचर क्या है, तो 5 रुपए जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है वो ये है कि आप जो प्रोडक्ट लेने जा रहे हो उसके लिए आपके ट्रांसपोर्टेशन के आने जाने के 5 रुपए लगेंगे। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पहले तो 5 रुपए जब मिलते थे 10 रुपए, तब गवर्नमेंट को 5 रुपए आपके एक्सपेंडिचर के अंदर खर्च हो जाते थे, क्योंकि आप जो 5 रुपए देते थे वो सर्विस रियलिटी के अंदर 10 रुपए के मिलते थे, तो वहां पे 5 रुपए आपको वहां पे वेवर मिलता था। तो अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि आप जो प्रोडक्ट 10 रुपए की खरीदते थे उसमें 5 रुपए का वेवर दे दिया, तो एक्सपेंडिचर जो है वहां पे उनका 5 रुपए का बढ़ गया। तो गवर्नमेंट जो है उसके लिए एग्जम्पशन देना या फिर एक्सपेंडिचर करना दोनों एक ही चीज है। अगर गवर्नमेंट एग्जम्पशन दे देती है तो क्या होता है कि उनकी इनकम से जो अमाउंट आने वाली थी वो आ गई और उन्होंने एक्सपेंडिचर कर दिया। अगर गवर्नमेंट एग्जम्पशन देने वाली है तो उससे क्या होगा कि उनके पास पैसे आएंगे नहीं, लेकिन पहले ही जो खर्च करने वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो समझेगी कि आपको जो वेवर दिया जा रहा है, वेवर यानी कि छूट दी जा रही है, उसके अंदर आप इसको यूज कर लेंगे और इसका पैसा इसी तरह से यूटिलाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे काफी पॉइंट्स अलग अलग है, लेकिन पॉइंट का जो मतलब है वो एक ही है। यानी कि एक्चुअल सेंस में मतलब क्या बनता है, गवर्नमेंट इज नॉट कलेक्टिंग मनी टू रिडिस्ट्रीब्यूट लेटर बट गिव्स अवे टैक्स एग्जम्पशंस। यानी कि अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, पहले एक्सपेंडिचर के लिए हमसे कलेक्ट करती थी और फिर हमारे लिए ही पैसे, हमारी सर्विस, हमको सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए एक्सपेंडिचर कर देती थी। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन आ गया एग्जम्पशन के माध्यम से। एग्जम्पशन का मतलब क्या, गवर्नमेंट अब कलेक्ट ही नहीं करेगी, समझेगी कि आपने वो पैसे अपने पास रखे हैं और जो गवर्नमेंट सर्विस नहीं प्रोवाइड करा रही है उसके लिए आपने ये पैसे यूटिलाइज कर लिए हैं। तो यहाँ पे मतलब जो कोर मतलब निकलता है दोनों चीजों का वो एक ही है कि पब्लिक अपने आप को सर्व कर ले या गवर्नमेंट अपने हिसाब से पैसा लेगी और सर्व करेगी। दोनों के अंदर क्या है, पब्लिक सर्व होनी चाहिए। तो जो बिहाइंड द कर्टेन मीनिंग है, बिहाइंड द कर्टेन मीनिंग ये है कि सर्व करना है, तो सर्व हो जाता है। इसीलिए एग्जम्पशन हो या एक्सपेंडिचर हो टैक्स के माध्यम से वो एक ही है। यहां पे आगे चल के बात करते हैं कि टैक्स एक्सपेंडिचर एंड बजटरी पॉलिसी इन हाउसिंग सेक्टर क्या है। तो गवर्नमेंट जो है पहले टैक्स लेती है तो उसके अंदर सरकार घर बना के देती थी या फिर गवर्नमेंट के क्वार्टर्स होते हैं उसके अंदर आपको रहने की सहूलियतें मिलती थी, लेकिन गवर्नमेंट के लोगों के लिए ही
तो उनके बारे में क्या, जिनके पास गवर्नमेंट की जॉब वगैरह नहीं है, तो उनको सहूलियतें कैसे मिलेगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो कुछ चीजें लेके आता है जो इनकम टैक्स के अंदर छूट छाट के तरीके से देता है। जैसे कि समझ लीजिए कि HRA है, यानी कि हाउसिंग रेसिडेंशियल अलाउंस। तो यहाँ पे इन चीजों से इनकम टैक्स के अंदर छूट मिलती है। दूसरी बात, इनकम टैक्स के अंदर अलग अलग और भी कई प्रकार की छूट मिलती है, जैसे कि मेडिकल प्रीमियम। इसके अलावा इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है, अगर आपने घर के लिए पहली बार लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट के लिए आपको छूट मिलेगी, या फिर हो सकता है कि आपकी जो लोन है उसके अंदर भी आपको वेवर मिले कि आपको इतने ज्यादा पैसे एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं है। इवन जो टैक्स एक्सपेंडिचर का यूनियन बजट का 2017 का डेटा है उसके अंदर बोलते हैं कि अगर आप हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के माध्यम से या बैंक के माध्यम से आप लोन लेते हैं और वो लोन की अमाउंट 40 लाख तक की होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, तो गवर्नमेंट आपको एडिशनल डिडक्शन प्रोवाइड कराएगी इंटरेस्ट के ऊपर 2.5 लाख तक का, यानी कि गवर्नमेंट आपको 2.5 लाख तक के इंटरेस्ट की सब्सिडी देगी। इतनी जो अमाउंट है वो लोग गवर्नमेंट खुद बेयर कर लेगी, खुद भरेगी, ताकि आप जो है अपना खुद का आशियाना बसा सके। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात है, नोट बिहाइंड, it should be noted that due to various policies of government, the number of person who own houses have increased. Moreover, the people can afford to spend on infrastructure as they don't have to give taxes. तो गवर्नमेंट ये जो तरीका अपना रही है, हो सकता है हमारे जो व्यूअर्स है, आप एज अ लिजनर, तो आपको ये बात सही लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती, लेकिन आपको सोचना है गवर्नमेंट की सोच के साथ ताल से ताल मिला के कि यहाँ से बेनिफिट भी हुआ है। काफी सारे ऐसे लोग थे जिनके पास घर नहीं था, तो ऐसी जो चीजें मिलती है, जैसे HRA मिलता है, मेडिक्लेम प्रीमियम मिलता है, तो इससे बेनिफिट बहुत ज्यादा होते हैं। तो क्या होता है कि जो घर वगैरह होते हैं, जिन लोगों के पास होते ही नहीं है, तो उनको इस तरह की सर्विसेज से बहुत ज्यादा फायदा होता है, और इनकम जो है वो जो अपनी बचाते हैं, जो टैक्सेस नहीं भरना पड़ता, जो इनकम उनकी बचती है, जो सेविंग होती है, उन सेविंग को वो लोग इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरल अपने जीवन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उनका होगा जब उनके पास खुद का घर आएगा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट टैक्स एक्सपेंडिचर्स के माध्यम से करे या फिर हाउसिंग सेक्टर के अंदर टैक्स एग्जम्पशन के माध्यम से करे, लोगों को इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स इसको बेनिफिट मिलता है। और ऐसी चीजें प्रूव भी हुई है, बिकॉज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु आर हैविंग हाउसेस बिफोर फ्यू इयर्स, जब इसे ये बेनिफिट्स आए हैं उसके बाद में नो डाउट इकोनॉमी भी अच्छी तरह से ग्रो हुई है, और जो पर कैपिटा इनकम है वो भी इंक्रीज हुई है। इवन जो परचेजिंग पावर है लोगों की वो भी आगे बढ़ी है। तो इन मुद्दों से सरकार के पास टैक्सेस भी ज्यादा ही जनरेट हुए हैं, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो बेनिफिट्स देने शुरू किए हैं उससे लोगों के बीच में एक उमंग जगह है, और गवर्नमेंट के जो स्टेप्स है उनके कारण लोगों के खुद के घर बनने लगे हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो टैक्स एक्सपेंडिचर हो या टैक्स एग्जम्पशन हो। तो टैक्स एक्सपेंडिचर बजट क्या है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हल्की सी पॉइंट है, द टैक्स एक्सपेंडिचर बजट कंप्राइजेस द एस्टिमेटेड रेवेन्यू लॉसेस एट्रीब्यूटेड to various exclusion, exemption, deduction, non-refundable credits, deferrals and preferential rates in the tax code. This provision reduce the income tax liability of individual or business that undertake certain type of activity. नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझा देता हूं कि गवर्नमेंट जो है वो जो इनकम टैक्स जनरेट करती है, अगर उसके अंदर छूट छाट देती है तो लोगों के पास वो पैसे बचेंगे। वो जो पैसे लोगों के या बिजनेस के अंदर से बचेंगे तो अलग अलग प्रकार की जो एक्टिविटीज गवर्नमेंट को जो करनी है, जो वो लोग पैसे कलेक्ट करके करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, वो उनको नहीं करने पड़ेगी। जैसे कि रेवेन्यू लॉसेस होते हैं गवर्नमेंट को, अगर आपको एग्जम्पशंस देंगे तो दूसरी चीज एक्सक्लूजन, इन लोगों को एक्सक्लूड किया जाएगा, इन लोगों को एग्जम्पशन दिया जाएगा, इतनी अमाउंट का डिडक्शन दिया जाएगा, इतना नॉन रिफंडेबल क्रेडिट है, इतना आपको रिफंड क्रेडिट नहीं करना है। फिर डेफरल्स और प्रेफरेंशियल रेट्स जो टैक्स कोड के अंदर हमको दिखाई पड़ते हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आप मत जाइए कि ये वर्ड का मीनिंग क्या है या वो वर्ड का मीनिंग क्या है, बल्कि जो बजट है उसके अंदर ये सारी डिटेल्स होती है कि लोगों को पास पैसे बचेंगे, टैक्सेस के माध्यम से जो उनसे जा रहे थे वो बचेंगे, तो वो लोग इसका यूटिलाइजेशन खुद के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, इसके ऊपर कोई ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ टैक्स एक्सपेंडिचर एंड सब्सिडीज, तो अब तक मुझे लगता है कि आपको टैक्स एक्सपेंडिचर
और जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू जनरेट होते हैं उसके लिहाज से जो भी आपको नॉलेज होनी चाहिए थी, वैसे जो गवर्नमेंट अलाउंस प्रोवाइड करती है, डिडक्शन प्रोवाइड करती है, एक्सक्लूजन प्रोवाइड करती है, एग्जम्पशंस प्रोवाइड करती है, तो टैक्स पेयर्स के लिए जो टैक्स एक्सपेंडिचर्स है उसके बारे में आपको नॉलेज पता चल गई होगी। तो यहाँ पे द रेवेन्यू फॉरगॉन फ्रॉम द कॉर्पोरेट एंड पर्सनल इनकम टैक्सेस, एस्टेट एंड कस्टम्स ड्यूटी अमाउंट टू नियर 6.5% ऑफ जीडीपी। यानी कि जो गवर्नमेंट इन एग्जम्पशन, एक्सक्लूजन, डिडक्शन के माध्यम से जो पैसे कलेक्ट नहीं करती और लोगों को अपने लिए छोड़ देती है कि आप अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए यूज कीजिए, जिससे हमारी जो जीडीपी है इसके ऊपर 6.5% का बर्डन जनरेट होता है। दूसरी बात, जो रेवेन्यू अकाउंट है वो 80% इससे प्रभावित होता है गवर्नमेंट का। एज इट इज क्लियर दिस इज नाउ मीन्स अ मीगर अकाउंट, यानी कि जो पैसे गवर्नमेंट इन टैक्सेस के माध्यम से कलेक्ट नहीं करती है वो 80% अमाउंट हो जाती है रेवेन्यू अकाउंट के अंदर, और वो एक मीगर अकाउंट है। यानी कि गवर्नमेंट खुद से ही बोलती है चलो नहीं चाहिए, लोग अपने विकास के लिए इन पैसों को लगा दे, हमें कोई प्रॉब्लम आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पे आपने अगर सुना होगा कि गवर्नमेंट जो कॉर्पोरेट बॉडीज जो होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उनको काफी सारे वेवर्स देती है, टैक्स बेनिफिट्स देती है, काफ़ी सारी सस्ती दामों पर लैंड देती है, सस्ते दामों पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है, सस्ते दामों पे पानी वगैरह के जो रेवेन्यू जो रिसोर्सेस है वो प्रोवाइड कराती है। तो इससे जो अपोजिशन पार्टी हर तरफ, कोई भी स्टेट हो, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही हो सेंटर के अंदर, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है इसके ऊपर ज़रा जोर जोर से हल्ला तो मचाएगा कि आपने इतने बेनिफिट्स क्यों उन लोगों को दे दिए। जैसे कि गुजरात के अंदर जो टाटा आई थी, रतन टाटा, अपना नैनो का प्लांट लेके, तो उन्होंने बहुत सारे बेनिफिट्स इनको दिए थे। इवन जब अर्थक्वेक हुआ तो कच्छ का जो रीजन था गुजरात के अंदर, उसको रीडेवलप करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट के तब के लीडर नरेंद्र मोदी, जो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उन्होंने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए। तो इसके अलावा से महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसी चीज़ें होती है जो अब महाराष्ट्र के अंदर नहीं होती, पहले हुआ करती थी कि बाहर की कंपनीज को आने के लिए यहाँ पे प्रमोशंस दिए जाते थे। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट वेवर्स प्रोवाइड करती है, जिससे लोगों के बीच में तकलीफें, आपत्तियां ऑपोजिशन पार्टीज जताती है। बट यूपीएससी का जो क्वेश्चन था वो हाउसिंग सेक्टर के कंसर्न में था। तो आप जब अपना आंसर लिखिए तो आप ध्यान रखिए कि आप हाईलाइट करें दोनों पॉइंट्स को, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को, ताकि यूपीएससी आपको न्यूट्रल तरीके से देखना चाहती है, किसी भी और आपको झुकना नहीं है, एकदम से अनबायस बन के रखना है, इम्पार्शियल बन के आपका आंसर लिखना है। अगर आपने दोनों पॉइंट्स लिखे हैं, दोनों की ओर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के ऊपर दोनों की ओर बैलेंस जताया है, तो आपका आंसर जो रहेगा वो एक यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए जिस लिहाज से आपको आंसर लिखना है उस हिसाब से आपका आंसर बनेगा। तो वाई आर टैक्स एक्सपेंडिचर कॉन्ट्रोवर्शियल, तो यहाँ पे मेन पॉइंट अब से शुरू होता है। ये मैंने एक क्वेश्चन बनाया है जो यूपीएससी मेंस इस तरह के क्वेश्चन डिजाइन करती है उसके लिहाज से, तो यहाँ पे पूरी डिस्कशन होगी। टॉपिक हमने समझ लिया है, तो कंट्रोवर्शियल क्यों है ये मुद्दा, इसके ऊपर ये क्वेश्चन है और एक डिटेल आंसर इसके साथ कनेक्टिंग है। पॉइंट सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोटिसेबल थिंग्स यहाँ पे मैंने डिस्कस की है, तो इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि ये जो पहला पैराग्राफ है आज की ये स्लाइड के अंदर, यहाँ पे ये बात बोली गई है कि किस इस तरह के भी स्पेंडिंग्स होते हैं जो हिडन स्पेंडिंग्स होते हैं, जो टैक्स कोड के दायरे में नहीं आते, फिर भी गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्सपेंडिचर करती है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके ऊपर वेवर दिए जाने चाहिए फिर भी नहीं देती, और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके ऊपर वेवर या फिर एक्सपेंडिचर नहीं होने चाहिए फिर भी करती है। तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसे जरूर करती है एक्चुअलिटी के अंदर कि जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे हो जाता है और जहां पे जरूरत है वहां पे नहीं होता है। तो यहाँ पे पहली तो आपदा इसलिए है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंट्रोवर्शियल रहते हैं। दूसरी बात जो मैंने आपको बताया था गैस सब्सिडी के बारे में, तो वहां पे हमने पहला ऐसा मूव है इंडिया के अंदर कि सब्सिडी मिलेगी, जरूर से मिलेगी, लेकिन वहां पे हमने एक पॉइंट रखा है जो बहुत ही क्रूशियल है कि अगर आपको सब्सिडी की जरूरत नहीं है तो आप सब्सिडी मत लें। तो ये एक एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स थिंग है, क्योंकि जो टैक्स एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है वो एक्सपेंडिचर करती है सब्सिडीज के माध्यम से, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। सब्सिडीज जो है वो सबको जरूरत नहीं होती। आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं कि आप एक गांव में रह रहे हो जहां पे 100 घर है, 100 के 100 घर टैक्स भरते हैं, और 100 के 100 घर को गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड कराती है या फिर कुछ ना कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड कराती है।
तो 100 घर में से कुछ तो घर ऐसे होंगे, जरूर से होंगे, जो सब्सिडी लेने के लिए जरूरत के हकदार नहीं होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे ही होंगे 100 घरों में से कि जो लोग सब्सिडी के बिना भी उस चीज को अफोर्ड कर पाएंगे। तो जो टैक्स एक्सपेंडिचर होता है उससे क्या होता है, चाहे वो उनके लिए अफोर्डेबल हो या ना हो, उनको वो बेनिफिट मिलता है। इससे क्या होता है कि जिनको जरूरत है उनको उससे भी ज्यादा सब्सिडीज की जरूरत है, तो गवर्नमेंट हर लोग को सब्सिडी उस स्पेसिफाइड अमाउंट से ज्यादा नहीं दे सकती। समझिए 100 रुपए का रिचार्ज है, उसके ऊपर 13 रुपए का टैक्स लगता है, तो 13 रुपए गवर्नमेंट के पास जाते हैं। तो उसी तरह से गवर्नमेंट एक 100 रुपए की चीज के ऊपर 10 रुपए की छूट देती है। तो हर किसान, हर इंडिविजुअल के लिए वो 10 रुपए की छूट मायने नहीं रखती, और वो प्रोडक्ट 90 की हो या 100 रुपए की हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में से एक बंदा ऐसा है जो चाहता है कि उसे वो प्रोडक्ट 80 रुपए में मिले। तो अगर कोई इंडिविजुअल सामने से आके 10 रुपए अपने जाने देगा तो उसको ये प्रोडक्ट 80 रुपए में मिल सकती है। फिर एक पर्सन उस ग्रुप में ऐसा भी है जो वो 50 रुपीज में ही अफोर्ड कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि अगर 5 और लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि हमको हमारे 10 रुपए जो सब्सिडी के माध्यम से मिलते हैं वो हमें नहीं मिलने चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हम और 100 रुपए की चीज को भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो 50 रुपीज वाला भी उसका एडवांटेज ले सकेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर काफी सारी कंट्रोवर्शियल मैटर्स है जो एंडलेस है एक तरह से। तो इस तरह से पहले शुरुआत इस तरह से करेंगे आर्टिकल की, फिर कंटिन्यूएशन में बोलेंगे। तो ये सारी चीजें जब जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, वरना इसको मैं रीड आउट कर देता हूं ताकि आपको समझ में रीड आउट से ही आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही फ्लुएंट तरीके से मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, एकदम लेमन लैंग्वेज लेके आया हूं आपके लिए। टू सम टैक्स एक्सपेंडिचर आर स्पेंडिंग आइटम्स दैट डू नॉट बिलोंग इन द टैक्स कोड, जो टैक्स कोड में नहीं है, टैक्स एक्सपेंडिचर में ऐसी भी आइटम है। टू अदर्स दे आर मेनली अ वे ऑफ रिड्यूसिंग टैक्सेस एंड रिपीलिंग देम वुड अमाउंट टू अ टैक्स इंक्रीज। कुछ लोगों के लिए जरूरी ही नहीं है। दूसरी बात, टैक्स एक्सपेंडिचर परफॉर्म्स वेरी मच लाइक एक्सपेंडिंग प्रोग्राम्स which means they may serve or harm the public depending on whether they serve a legitimate public purpose in the most efficient manner possible, but the identification and measurement of tax expenditure is crucial। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बोला था वही चीज यहाँ पे है कि हर कोई ऐसा नहीं होता जिसको सब्सिडी और जो स्पेंडिंग्स हो रही है उनके ऊपर उसकी जरूरत हो, लेकिन कोई ऐसा भी होगा कि जो स्पेंडिंग हो रही है उससे भी ज्यादा उसके ऊपर स्पेंडिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ग्रुप है, जो मास है, उसको बाइफरगेट सेग्रीगेट करना पॉसिबल नहीं होता है इस तरीके से। थर्ड पॉइंट, subsidies and expenditure in the form of tax breaks reduce net tax revenue instead of increasing measured spending। तो एक तो स्पेंडिंग है वो बढ़ जाती है, टैक्स जो है वो कम आने लगता है। इसके अलावा thus they give the appearance of reducing government size, तो गवर्नमेंट की साइज ही कम हो जाती है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है वही कम हो जाता है। For this reason tax subsidies have strong political appeal। In fact, tax expenditure are an alternative way for government to intervene in the economy, and like direct spending must be paid for though higher taxes or reduce spending elsewhere। तो टैक्सेस अगर रहेंगे तो गवर्नमेंट की इकोनॉमी के ऊपर पकड़ रहेगी, गवर्नमेंट की इकोनॉमी के ऊपर पकड़ नहीं रहेगी अगर टैक्सेस नहीं रहेंगे, और गवर्नमेंट खुद से डिसाइड भी कर पाएगी। क्योंकि कई तरफ ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो स्पेंडिंग करने के लिए लोगों के पास पैसे बचते हैं तो वो उसको गलत दिशा में भी यूज करते हैं। तो गवर्नमेंट के हाथ में अगर ये चीज रहती है तो भी एक अच्छी बात है। तो देखा आपने, मैंने दोनों तरफ बातें की है, मैंने एक तरफ झुकाव नहीं है मेरा पलड़ा कि मैं पॉजिटिव ही बोलूंगा या फिर नेगेटिव ही बोलूंगा। तो आपको बैलेंस बना के रखना है कि कहां आपको जाना है। फिर आता है एक एग्जांपल, इमेजिन करिए कि गवर्नमेंट जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एक टैक्स क्रेडिट प्रोवाइड करेगी $5 बिलियन की। $5 बिलियन बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है पर साल के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इनकम टैक्स जो रेट है उसके अंदर एक स्पेसिफिक प्रोविजन भी डाल सकती है एनर्जी टैक्स क्रेडिट के लिए। तो जो टैक्स रेज होगा उस कलेक्टेड टैक्सेस के ऊपर जो एडिशनली $5 बिलियन जनरेट हो जाएंगे तो यहाँ पे उसके ऊपर स्पेंडिंग करने के लिए दे दिए जाएंगे। तो इफ द सब्सिडी फॉर एनर्जी प्रोडक्शन वर प्रोवाइडेड बाय अ डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ग्रांट इंस्टेड ऑफ बाय टैक्स क्रेडिट, तो ये भी एक नजरिया है।
समझिए कि डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ग्रांट को ही दे दिया जाए टैक्स क्रेडिट के बदले। तो बहुत बहुत अलग अलग तरीके हैं गवर्नमेंट को किस तरह से वर्क करना है, इसके ऊपर काफी सारे मसले आज भी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है। तो हियर द conceptual tricky part is that tax expenditure are defined as deviation from a baseline tax system, यानी कि जो टैक्स सिस्टम है उससे थोड़ा हट के। इन द एग्जाम्पल अबाउ इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड टू सी द इक्विवेलेंस बिटवीन द एनर्जी टैक्स क्रेडिट एंड द स्पेंडिंग प्रोग्राम। तो डिसाइड करना है कि एनर्जी टैक्स क्रेडिट प्रोवाइड करानी है कि या फिर खुद का टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम स्पेंडिंग प्रोग्राम चलाना है। ऑफन हाउएवर द डेफिनेशन एंड एस्टिमेटेड मैग्नीट्यूड ऑफ टैक्स एक्सपेंडिचर इज अ मैटर ऑफ judgment because what belong in the baseline tax system itself reflects the judgment of analytics। तो आप किस तरह से एनालाइज करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो गवर्नमेंट करंट में रूल करेगी वो उसकी सोच के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह से उसको डिसाइड करना है। तो ये बहुत ही क्रूशियल बात हो जाती है। तो सिंस द गवर्नमेंट बिगिन regular reporting of tax expenditure in 1970s, the baseline against which tax expenditure are measured has been a version of comprehensive income tax। तो इनकम टैक्स को हमने 1970 से एक सही लिहाज से, सही तरीके से, एक ढंग के हिसाब से हम लोगों ने लेना शुरू किया। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे एक्सपेंडिचर्स के क्राइटेरिया भी बढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि अगर आप टैक्स ले रहे हो सरकार बन के लोगों से तो आपको यहाँ पे लोगों के लिए कुछ आउटपुट भी देना होगा। बट देयर हैव ऑलवेज बीन एग्जम्पशन फॉर इनकम deemed too difficult to access, such as unrealized capital gains or imputed rental income on owner occupied housing। तो जो हमने टैक्स रिजाइम बनाया भी है उसके अंदर भी काफी सारे लूपहोल्स आज 2018 के जून महीने में भी प्रिवेल करते हैं। इवन अनरियलाइज कैपिटल गेन्स होंगे उनके बारे में क्या करेंगे, इंप्यूटेड रेंटल इनकम जो है जिसको आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया, इनडायरेक्ट है, हिडन है, या फिर अगर ऑनर की खुद की ऑक्यूपेशन की हाउसेज होगी उनके अंदर आपने एक दो रूम वगैरह जो है वो रेंट के ऊपर, भाड़े के ऊपर दे दिए हैं, या फिर अपने घर के अंदर जो पार्किंग वगैरह का सेगमेंट होगा, टेरेस वगैरह का सेगमेंट होगा उसके ऊपर होर्डिंग बोर्ड हो, या फिर पार्किंग को आप किसी को गोडाउन के लिए यूटिलाइज करने के लिए दे रहे हो। तो इस तरह की काफ़ी सारी इनकम ऐसी जनरेट होती है जिसके ऊपर टैक्स आज भी कैलकुलेट नहीं हो पाता और हिडन तरीके से रह जाता है। रिसेंटली हाउएवर द ट्रेजरी डिपार्टमेंट but not the joint tax committee has added imputed rental income to its baseline used for estimating tax expenditure। तो टैक्स एक्सपेंडिचर के लिहाज से कैलकुलेशन के अंदर इन सारे मुद्दों में से जो मुद्दे बाहर रह जाते हैं उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने बोली, जॉइंट टैक्स कमेटी ने नहीं बल्कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने बोली कि इन चीज़ों को यहाँ पे कवर अप करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे कंजम्पशन बेस्ड टैक्स की यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेके आया हूँ। If the current income tax were replaced wholly or partly by a consumption tax, as some economists and political leaders favors, some provisions now classify as tax expenditure would no longer be regarded as such। यानी कि अगर कंजम्पशन बेस्ड टैक्स आ जाता है तो काफ़ी ऐसी जगहें होंगी जहां पे एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल, अंडर अ कॉम्प्रिहेंसिव कंपोजिशन टैक्स सिस्टम द डेफरल ऑफ अर्निंग कंट्रीब्यूटेड टू रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट एंड द एग्जम्पशन ऑफ इनकम अर्न विद इन दोज अकाउंट वुड नॉट बी कंसिडर्ड टैक्स एक्सपेंडिचर, जो एक बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। Most other tax expenditure, however, include the deductibility of home mortgage interest, charitable contribution, and state and local taxes, and exemption of employer contribution to health insurance plans would still be so classified। यानी कि इसके अलावा जो ऐसे पॉइंट होंगे, होम मॉर्गेज इंटरेस्ट के, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन के, लोकल और स्टेट के जो टैक्सेस हो गए, आरएमसी वगैरह के, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के टैक्सेस हो, स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हो, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह के जो टैक्सेस हो, इस तरह के टैक्सेस तो वगैरह लगते रहेंगे, इनकम जो है वो रहेगी। और इस कंट्रीब्यूशन के सामने जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स है उसके कंट्रीब्यूशन के साथ इसको कवर अप किया जा सकता है। इन अनदर केस, एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ टैक्स एक्सपेंडिचर बिकम अ मैटर ऑफ जजमेंट। कितना अमाउंट स्पेंड करना है, कितने लोगों के बीच स्पेंड करना है, एवरेज बन के क्या निकलेगी और किन लोगों को कितना पैसा मिलेगा, इसका जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अंडर इनकम टैक्स फर्म कैन रिकवर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम विद डेप्रिसिएशन डिडक्टेड व्हेन रिफ्लेक्ट्स द डिप्लाई इन द वैल्यू ऑफ द असेट। आप सबको पता है कि डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर, लेकिन समझिए
कि क्या डेप्रिसिएशन सही मायनों में सही है डिडक्ट करना। अगर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी रही तो मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन की कंडीशन है, तो जिस तरह से आप डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करोगे, क्या वो जिस तरह से आपको डिडक्शन का डिक्लाइन देखने को मिलता है असेट के अंदर, तो कैपिटल ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इन्वेस्टमेंट को आप जिस डेप्रिसिएशन के नजरिए से डिडक्ट करवाते रहते हो, तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन के अंदर उसी लिहाज से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको नुकसान ही आएगी। इसके अलावा फॉर दिस एंड अदर आइटम्स, एक हमारी यहाँ पे कमेटी थी, कांग्रेस ज्वाइंट कमेटी ऑन टैक्सेशन एंड ट्रेजरी डिपार्टमेंट, उनको एक डिफरेंट डेफिनेशन मिली जो लोगों के सामने इन्होंने रखी। व्हाट वुड बी इंक्लूडेड इन अ नॉर्मल और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टैक्स, देयरफॉर देयर क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ सम टैक्स एक्सपेंडिचर डिफर्स। तो यहाँ पे तरीका और सलीका दोनों अलग रहेंगे। जो एक्सपेंडिचर है, मेन पॉइंट जो है आज के टॉपिक का, एक्सपेंडिचर या फिर एग्जम्पशन, कुछ भी हो, मेन कोर फंडामेंटल चीज ये है कि गवर्नमेंट का काम है लोगों को सर्व करना। तो जिस भी लिहाज से, कंक्लूजन में हम ये बोलेंगे, जिस भी लिहाज से गवर्नमेंट जो है पब्लिक को अच्छी तरह से सर्व कर पाए, वो स्टेप्स उनको लेने चाहिए, वो मेजर्स उनको अपनाने चाहिए, ताकि लोगों तक जो एंड बेनिफिट है, END एंड बेनिफिट, लास्ट बेनिफिट, वो उन तक पहुंचाया जा सके। तो यही विजन होता है हर गवर्नमेंट का, और यही नीड होती है हर हिंदुस्तानी की वोट देते समय की जो सरकार आएगी वो हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएगी, जो चीज़ों से हम वंचित रह गए हैं वो चीज़ें हमारे लिए पहुंचाने का काम सरकार करेगी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। इम्बैलेंस रखिएगा, बैलेंस रखिएगा दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के ऊपर। कोई भी पार्शियल या फिर इम्बैलेंस तरीके से किसी भी तरह से आंसर मत लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग, थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम।